नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारे साथ प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी जी जुड़े हैं। दिनेश जी नमस्कार। और सबसे पहले यहां पर कच्चे तेल पर चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि ओवरनाइट अच्छे खासे यहां पर भाव बढ़े हैं और अब $104 प्रति बैरल के आसपास के स्तर यहां पर। तो जिस तरह की ये तेजी आई है, लगता है ये हफ्ता एक और ऐसा होगा जहां पर बढ़त के साथ हम बंद होता हुआ नजर आएंगे। लेकिन एक थोड़ी सी लंबी रेंज के लिहाज से या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से किस तरह से आप देखते हैं इसे? जी बिल्कुल, पिछले 3 सेशन में अच्छी खासी बढ़त हमें देखने मिली और निरंतर ये बढ़ते ही जा रहा है। जो एक पीस टॉक होने वाली थी, ये जो सीज फायर होने वाला था, जो भले सीज फायर एक्सटेंड हुआ है लेकिन उसकी समय सीमा कुछ घोषित नहीं की गई है और कोई कॉन्करेंट इसका आउटपुट निकल कर नहीं आ रहा कि स्टेट ऑफ हार्मोन ओपन होगा या नहीं होगा। तो ये सारी असमंजस की स्थिति के बीच ये प्राइसेस निरंतर बढ़ते जा रही है। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो न्यूज या जियोपॉलिटिकल टेंशन है या फिर ये वॉर लाइक सिचुएशन है, ये मार्केट अब डिस्काउंट करता चला जा रहा है क्योंकि 97-98 डॉलर के इर्द गिर्द जब भी एक क्रूड आता है वहां पर दोबारा बिकवाली बनती है और दोबारा $88 के आसपास आ जाता है। अगर इंडियन मार्केट की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 90 टू 80, 9300 के आसपास ये दोबारा एक बार प्रेशर बनता है। वहां से प्राइसेस दोबारा 86-8700 के आसपास आ जाती है। तो इंट्राडे में कोई अगर ट्रेड करना चाहता है तो 9020 के आसपास शॉर्ट सेल करना चाहिए। 9200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 8850 के आसपास का लेवल्स आप देख सकते हो। और अगर कोई एक बड़ा दायरा कोई देखना चाहता है तो आई थिंक 9350 9400 के आसपास शॉर्ट सेल करना चाहिए। 9800 का स्टॉप लॉस लगा के नीचे में 8100 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। जिस तरह से ये तो नियर टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हुई, लेकिन चार्ट्स पर आपको कैसे लगता है अब कच्चा तेल दिनेश जी? क्योंकि हमने 70 भी देखा है, 120 भी देखा है, 2 महीने के अंतर 103-4 के आसपास फिलहाल यहाँ पर कारोबार है। अगर एक लंबी अवधि के लिहाज से देखा जाए और जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है, तो क्या एक लॉन्गर टर्म रेंज यहाँ बन सकती है? जी उनको चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो 117 118 की बहुत ऊपर का रेंज है जहां पर से बार बार प्रेशर निकल कर आ रहा था। अब वो प्रेशर वहां से निकल कर ये 99-98 डॉलर्स के आसपास आ चुका है। तो आई थिंक यहाँ पर इन लेवल के आसपास ही आता है तो एक बड़ा शॉर्ट सेल बन सकता है। इनके मूविंग एवरेजेस भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों भी देखते हैं तो दोनों ने भी ईज आउट होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब वहां से एक सेलिंग प्रेशर दोबारा देखने मिल सकता है। तो यहाँ से करीब 300 या 400 रुपया अगर बढ़ता है तो पोजिशन आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। डाउनसाइड आई थिंक दोबारा 8100 8200 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि वो बड़ी सी रेंज यहाँ पर कच्चे तेल में बनती हुई नजर आ सकती है। एक महीने में कच्चे तेल ने जो काम किया है वो है, हमने 115 का हाई 90 का लो देखा है, लेकिन पिछले एक महीने में करीबन 7% जैसी गिरावट यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। क्लियरली ये महीना है जहाँ पर हाई से हमने गिरावट बनते हुए देखी है। मार्च में आपको याद दिला दें, हमने 2 बार इसे 118 के आसपास जाता हुआ देखा और जैसे दिनेश जी हमें बता रहे थे कि उन लेवल्स पे लगातार यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कच्चा तेल फेस करता हुआ नजर आया है। दिनेश जी, एक सेंस यहाँ पर सोने पर भी लेना चाहेंगे और अगर पिछले एक महीने का चार्ट यहां पर भी लेकर आए, बहुत ही उठापटक वाला ये एक महीना रहा है। हमने 4100 4800 जैसी एक रेंज में यहां पर सोने को अटकते हुए देखा है। यहां से क्या करने की राय है? बिल्कुल आपने सही कहा। $5600 जो हाई देखा था वहां से करीब $4100 मतलब $1500 का फॉल आया है और वहां से $700 से $800 का तुरंत अपमूव आया है। 48-50 के आसपास बार बार ये रुक रहा है और उसके ऊपर जाने की संभावना भी हाल फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत ही लगती मुझे लगता है पहले एक बार 4550 के लेवल प्रोबेबली आने चाहिए, वहां से दोबारा एक बार इसको सपोर्ट मिल सकता है। अभी मौजूदा स्तर पर देखो तो एकदम रिसेंट डेटा हम देखें तो 4750 4760 यहाँ इन लेवल पर यहाँ रेजिस्टेंस बार बार आ रहा है और 4660 का बहुत ही एक मजबूत सपोर्ट जोन है। 4660 का लेवल अगर ब्रीच करता है तो $100-110 दोबारा यहाँ से गिरने की संभावना है। अगर एमसीएक्स की बात करें तो 151-400 तो ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है। 151-400 का लेवल अगर ब्रीच करता है तो 1000 पॉइंट फॉल इंट्राडे ही पॉसिबल है। तो इस लेवल टूटने के बाद ही आप शॉर्ट सेल क्रिएट कर सकते हो। अन्यथा 152-400 के आसपास आता है तो वहां शॉर्ट सेल करें। और इससे भी बड़ी वॉल्टिलिटी हमने चांदी में आते हुए देखी है। $60 की चांदी, $120 की चांदी, उसके बाद 90 और अब ऑफ कोर्स उन लेवल्स को ये होल्ड भी नहीं कर पाई है। 3 से 4% की गिरावट, फिलहाल 5% की गिरावट हमने ओवरनाइट मार्केट्स में यहाँ पर बनते हुए देखी है। बिल्कुल, कल का ये अगर भाव देखते तो 2,50,000 के रेट पे आज वो 2,39,600 के आसपास आ चुके हैं। तो 11-12 हजार रुपए एक आम बात से होगी। सिल्वर के एस्पेक्ट की वोलेटिलिटी 4 से 5% की वोलेटिलिटी इसमें ऑन द बेसिस अगर वीकली देखो तो 2 या 3 बार निश्चित तौर से हो ही जाती है। 75-50 का बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन था जो इसने ब्रीच किया है। वहां से ये 74 40 50 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है।
आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा और गिरावट संभव है 73.20 के आसपास का। मतलब इंडियन लेवल की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 2,36,600 ये लेवल प्रोबेबली आज इवनिंग सेशन तक बनता है, तो फिर वहां पर दोबारा फ्रेश खरीदारी बन सकती है और वहां से प्राइसेस दोबारा 2,45,000 46,000 आ सकते हैं। हाल फिलहाल मुझे लगता है यहाँ से 2,500 से 3,000 रुपया और एक बार टूटने की संभावना है। मेटल्स में क्या करने की राय देंगे, क्योंकि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक सभी जगह यहाँ पर तेजी है, लेकिन एक बेस्ट ट्रेडिंग बेट यहाँ पर क्या निकल कर आ सकती है? जी बिल्कुल, सिल्वर एक इंडस्ट्रियल आइटम है, वहां पे 5-6% की गिरावट के बावजूद भी कॉपर अपने गेन्स होल्ड कर रहा है। ये क्लियरली दर्शाता है कि अंडरटोन जो है कॉपर में काफी ज्यादा बुलिश है। मौजूदा स्तर से 2 या 1 रुपया अगर गिरता है 1274 1273 के आसपास में, तो एक बढ़िया अवसर रहेगा कॉपर खरीदारी करने का। ऊपर इंट्राडे के लिहाज से अगर टारगेट देखते हैं तो 1290 1302 के लेवल देख सकते हैं, और आप पोजिशनल होल्ड करना चाहोगे तो आई थिंक 1330 और 1345 की अपसाइड टारगेट 15 से 20 दिनों में आपको देखने मिल सकते हैं। 1245 एक बेसलाइन सपोर्ट जोन है, इस लेवल के नीचे मुझे जाता हुआ हाल फिलहाल कॉपर नजर नहीं आता है। आपको जाने दें उससे पहले कि एग्री में एक सेंस लेना चाहेंगे, क्योंकि एल निनो है, फर्टिलाइजर के भाव और शॉर्टेजेस यहाँ पर एक और खबर है, और कुछ तेजी हमने ऑलरेडी यहाँ पर मसालों में, साथ ही साथ गुआर जैसी कमोडिटीज में आते हुए देखी है। यहाँ पर आपको क्या लगता है, किस तरह के ट्रेड्स लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, नॉर्मली अगर 5 या 10 साल पहले का पीरियड होता तो ग्वार में सर्किट टू सर्किट लग जाते हैं, क्योंकि आईएमडी ने फोरकास्ट किया 92% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज बरसात है, मतलब बिलो एवरेज बरसात होने की संभावना है। एल नीनो की प्रबल आशंका है, तो ऐसे में ग्वार का मूव होना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है। बट हाल फिलहाल अभी इसका मूवमेंट वो क्विक या वो पेस से आया नहीं है। मैं गम ज्यादा अच्छे से ट्रैक कर रहा हूँ, आई थिंक 10,800 ये लेवल है गम, जहां पर अच्छी खरीदारी की जा सकती है। 10,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 12,200 के लेवल जो प्रीवियस हाई गम ने बनाया था वो दोबारा हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं मसालों की बात करूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर धनिया नजर आता है। टेक्निकली, फंडामेंटली, स्पॉट मार्केट, डिमांड, सप्लाई सब कुछ मद्देनजर रखते हुए देखता है कि धनिया सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर इमर्ज होकर आ सकता है। 13,200 13,300 के दरमियान बाइंग बनती है। 12,800 का स्टॉप लॉस, 14,500 का टारगेट बाय मंथ है। ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश जी साथ जुड़ने के लिए, एग्री नॉन एग्री दोनों में ही आज की टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। वेल, आगे बढ़ते हैं और अपने साथ अब यहाँ पर केएन एग्री रिसोर्सेज के चेयरमैन जीके सूद को जोड़ेंगे। मिस्टर सूद, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और चीनी, एथनॉल, एसएएफ, काफ़ी सारी हेडलाइंस हमने यहाँ से निकल के आते हुए देखी हैं। एक्सपेक्टेशन तो ये भी है कि E85 E100 की टेस्टिंग को यहाँ पर सरकार अलाउ भी करेगी। ऑफ कोर्स वो कब ब्लेंड होगा और कब हम उसको एक्चुअल ऑन ग्राउंड यहाँ पर इंप्लीमेंट होता हुआ देखेंगे, वो थोड़ी दूर की बात है। यहाँ पर एक एक करके आपसे सारी हेडलाइंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो ये सरकार की तरफ से ये ऑफ कोर्स सोर्सेज के थ्रू खबर है कि E85 E100 की जो टेस्टिंग है उसका नोटिफिकेशन हम बहुत जल्द यहाँ पर आता हुआ देख सकते हैं। आप कैसे रीड करते हैं उस खबर को? एक्चुअली जो इथेनॉल इंडस्ट्री है वो किसी और इंडस्ट्री की तरह उनकी लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट है कि अपनी डिमांड बढ़ाना। तो उनका जो लॉबिंग है वो सही है अपने हिसाब से। परंतु अगर आप देखें, आपका जो 20% इथेनॉल अचीवमेंट हुआ है उसमें 5 मिलियन टन सब्सिडाइज्ड राइस है, जो अगले साल 8.5-9 मिलियन टन हो जाएगा। तो ये फ्रेजाइल है। अगर 2 साल ड्राउट हो जाए तो जैसे पिछली बारी 2023 में सब्सिडाइज्ड राइस बंद हुआ था, तो वो बंद हो सकता है। और दूसरा यह है कि अभी सरकार के अंदर कुछ रियलाइजेशन हो गई है कि मक्का की क्रॉप बहुत तेजी से बढ़ी है और इसका असर सोयाबीन और दाल, कॉटन की बुवाई पर पड़ रहा है। तो अगर आप रॉ मटेरियल की साइड से देखें तो कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं आते हुए। और फिलहाल भी जो प्रोग्राम है वो काफी बड़ी सब्सिडी पर निर्भर है, जो एफसीआई का चावल है। और E85 के हिसाब से जैसे अभी इस साल 61 बिलियन लीटर्स की कंजम्पशन है गैसोलीन की, E85 के हिसाब से 48 बिलियन चाहिए, जो कि ब्राजील में भी कंजम्पशन नहीं है उतनी, अगर सारी चीज E85 में कन्वर्ट हो जाए। तो E85 एक ऑप्शन रहेगी कि जो भी उपभोक्ता उसमें इन्वेस्ट करना चाहे और उसको पेट्रोल के रिटेलर मिल जाए जो कि E85 का ब्लेंड दे रहे हैं उसको, या 100 ब्लेंड है तो कुछ वो डाला और दूसरा डाला। पर इसमें इथेनॉल की प्राइस गैसोलीन की प्राइस से सस्ती होनी होगी, क्योंकि उसकी आउटपुट 70% है प्योर इथेनॉल के सामने।
तो यही बात E100 में लगती है। और इसमें एक बड़ी चुनौती मेरे सामने एक और है कि हमारे देश में यदाकदा ट्रेजेडीज होती रहती हैं। जी कभी मिथनॉल पी लिया लोगों ने, 100 बंदे मर गए गांव में, कुछ और पी लिया। और इथेनॉल अगर प्योर कहीं इसकी रिटेलिंग शुरू हो गई तो वो बड़ा खतरा है कि वहां से कोई कैन भर के ले जाए। और इसमें अगर मिथेनॉल ब्लेंडेड है तो पॉइजन है, तो वो डेफिनेटली हो जाएगा। अगर इसमें गैसोलीन की ब्लेंडिंग है एज ए डीनेचरेंट, तो वो थोड़ा टेस्ट खराब होगा, बाकी जो जिसलिए वो पी रहा है वो उसका काम पूरा हो जाएगा। तो ये बड़ा भारी ये चैलेंज मैं देख रहा हूँ जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स रेज करेंगी, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर, ये चीजें, स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस उनका काम है। और तो मेरे विचार में गैसोलीन हमारे देश में ब्लेंडेड ही मिलना चाहिए, 25% हो, 30 हो, 50 हो, जो मर्जी। और प्योर की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो खतरा दूसरा है इसका दूसरी तरफ जाना, वो काफी रियल खतरा है। एब्सोल्युटली। और अभी तो दूसरी हेडलाइन पूछिए। जी दूसरी हेडलाइन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की है। एक और चीज़ जहां पर हम एथेनॉल ब्लेंडिंग आता हुआ देखेंगे। इसको अलाउ कर दिया गया है, ये ऑफिशियल है यहाँ पर, लेकिन जिन लोगों से अभी तक मेरी बात हुई है मिस्टर सूद, उनका ये कहना है कि रोड मैप की क्लैरिटी अभी भी नहीं है कि क्या ये OMCs के थ्रू आएगा, क्या ये एयरपोर्ट अथॉरिटी से आएगा, क्या कैरियर्स इसको लेंगे। तो क्लियरली एक चीज़ यहाँ पर अलाउ कर दी गई है, लेकिन उसका रोड मैप अभी मिसिंग है। ये क्लैरिटी बहुत है कि ये फ्यूल रिटेलर्स की तरफ से आएगा। और ये हमने जो कमिटमेंट किया इंडिया ने, ये आइसोलेशन में ना दिखें। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उन सब ने ये किया हुआ है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि 1% अगले साल, उसके अगले साल 2% और 2030 तक 5%। तो हमने मिनिमम। पर मिस्टर सूद, आपको लगता है कि ये अचीवेबल है अगर हम इसको ग्लोबल मार्केट्स के साथ अलाइन भी करें, क्योंकि वहां पर इस तरह के टारगेट्स हैं? क्या इंडिया तैयार है इस तरह के टारगेट्स अचीव करने के लिए? ये रॉ मटेरियल के हिसाब से और कैपेक्स के हिसाब से जी 100 किलोलीटर पर डे की जो फैक्ट्री लगेगी उसमें करीब 1200 करोड़ रुपए की खर्चा है। और आप अगर उसका डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट ही देखें तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसकी दूसरी बात यह है कि हेपा रूट, जो कि हाइड्रोजनेशन इन्वॉल्व है उसमें, वो वेजिटेबल ऑयल से होता है। जैसे बायोडीजल में अभी तक हमारी प्रोग्रेस हुई है कि 5 लाख लीटर ही मिलता है इस वक्त। और उसमें हमारी जो टारगेट्स हैं 5% ब्लेंडिंग के, वो पूरे नहीं हुए। 2030 तक हैं, ईयर वाइज टारगेट अवेलेबल नहीं है उसके। तो बायोडीजल इटसेल्फ इज ए चैलेंज। तो उसमें अगर हम वो रूट तो वो 5 लाख टन इधर यूज कर लीजिए या उधर यूज कर लीजिए, एक ही बात। तो इसलिए जो इथेनॉल इंडस्ट्री है बहुत जोश में है कि शायद हम लोग सप्लाई कर पाएंगे। तो उसमें यह है कि भारी सब्सिडी भारत सरकार को देनी पड़ेगी, कैपिटल सब्सिडी बहुत भारी, जैसे 15-20% होती थी पहले इंडस्ट्री के लिए, उससे बहुत ज्यादा। और इसके अलावा एयरलाइंस को वो नॉन कम्पिटिटिव कहेंगे हो गए हम लोग, उनको पास ऑन करना पड़ेगा। अगर ये क्राइसिस से पहले ATF का प्राइस इंडिया में 80 रुपए के करीब था पर लीटर। वो डिफरेंट एयरपोर्ट्स पर डिफरेंट है, पर इसका इथेनॉल रूट से बनने वाला करीब 250 रुपए पर लीटर होगा। तो और इथेनॉल में खुद अपनी चैलेंज है कि इवन फॉर मोटर स्पिरिट ब्लेंडिंग मैं समझता हूँ कि बहुत ही कमजोर टांगों पर खड़ी है वो। क्योंकि देश में अगर 140 मिलियन हेक्टेयर जमीन है तो 145 करोड़ लोग भी हैं उसके ऊपर, और 192 मिलियन गाय भैंस है। तो सबको एक हेक्टेयर पर इतने सारे 10-12 लोग खड़े हैं फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, फ्यूल, फाइबर, बीवरेजेस, फॉडर, एवरीथिंग। तो हमारे पास इतना स्कोप नहीं है कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को इधर करें जब तक हम प्रोडक्टिविटी बहुत न बढ़ा लें।
मिस्टर सूद, मेरी तीसरी हेडलाइन यहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल को लेकर है, जहाँ पर ये भी माना जा रहा है कि अगेन जिस तरह की लॉबिंग हमने यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से आते हुए देखी है कि शायद कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट या कोई पायलट या एक डिस्कशन पेपर यहाँ पर भी निकल के आए। या वो जरूर आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में काफी उत्साह है इन सब चीजों के बारे में, और बस वहीं तक रह जाएगा, क्योंकि आप अगर देखें कि हमारी सरप्लस स्टेट्स महाराष्ट्र कर्नाटका है इथेनॉल में, और वहां किसी ने अगर एडिशनल एक्सपेंडिचर करके E100 की गाड़ी ले ली और उसको ले आया पंजाब, जहां पर उसको ब्लेंडेड फ्यूल लेना होगा, तो वो लोकल रन के लिए कौन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा, और कितने रिटेलर हैं जो अलग टैंक बनाएंगे इसके लिए और अलग पंप लगाएंगे, नोजल लगाएंगे, कितने रिटेलर जिनके पास जगह भी है ऐसी, और उसकी सप्लाई चेन बनाना बहुत मुश्किल है। तो दिल्ली में शायद एक है जिसमें E100 का स्टॉक है उसके पास, वो भी पब्लिक सेक्टर, क्योंकि वो सब्सिडाइज कर दिया। तो ये पॉलिसी पेपर जरूर आएगा, पर अल्टीमेटली मैं वहीं वापस आता हूँ कि हमारा इथेनॉल का स्कोप लिमिटेड है। शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन बैंड में है, शुगर केन की प्रोडक्टिविटी हर साल कम हो रही है, हर साल कम हो रही है। हाँ, इंडस्ट्री को उधर फोकस करना चाहिए। मिस्टर सूद, ये सब बातें हम पॉलिसी वाली तो कर ही रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में एक बहुत ही बेसिक चीज जो 3 साल से इंडस्ट्री मांग रही है, वो एथेनॉल प्राइस रिवीजन, वो तक अभी तक आया नहीं है। वो तो देखिए, क्योंकि ये एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का, मेरे विचार में बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये, उसमें गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर रही है। उनको चाहिए कि उसको रीअलाइन करें, क्योंकि पहले प्रेस नोट में फॉर्मूला दिया हुआ कि इस तरह से प्राइस सेटल होगी, पर नहीं करी। और ये हो सकता है कि इंडस्ट्री की रुचि इथेनॉल में, नॉट इस्मा की रुचि नहीं, जो इंडिविजुअल यूनिट्स है जिनकी बैलेंस शीट का उनको ध्यान रखना पड़ता है, वो रुचि शायद कम हो जाए। और वैसे भी आप देखिए 92% सुक्रोज तो फूड में ही जाता है। इट इज बेसिकली फूड इंडस्ट्री, अभी तक एनर्जी इंडस्ट्री नहीं है। और वी आर नॉट ब्राजील कि आधा फ्यूल में और आधा फूड में। और तो जब आपको 28-29 मिलियन टन शुगर चाहिए और शुगर केन प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन पर है, तो अच्छी वैरायटीज दिखती नहीं है कि शुगर केन की जो बहुत जल्दी रिप्लेस कर देंगी प्रेजेंट वैरायटीज को, तो फोकस वहां होना चाहिए। पॉइंट टेकन मिस्टर सूद, एंड एज ऑलवेज आपसे बात करना यानी कि एक मास्टर क्लास के तौर पर है। बहुत शुक्रिया यहाँ पर आज जुड़ने के लिए, और बहुत इत्मीनान से सारी मेरी हेडलाइंस को यहाँ पर डिटेल से समझाने के लिए भी थैंक यू सो मच। पहले इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे खाने के तेलों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। और अब हम खाने के तेलों पर चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सनविन ग्रुप के CEO संदीप बजोरिया। संदीप जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मैं एग्जैक्टली खाने के तेलों पर जाऊं उसके पहले भी जिस तरह की कंसर्न्स फिलहाल यहाँ पर मार्केट्स में है, चाहे वो एल निनो को लेकर है, फर्टिलाइजर्स को लेकर है, ज्यादातर बाजार का सेंटिमेंट ये कहता है कि आगे जाकर खाने के तेलों के प्राइसेस में बढ़त ही देखने को मिलेगी। आप कैसे देखते हैं मैक्रो एनवायरमेंट? हाँ मनीषा जी, देखिए चीजें बहुत सारी मूव कर रही है। एक तो क्रूड मूव कर रहा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके, दूसरी तरफ एल नीनो मूव कर रहा है, एंड तो ये, और तीसरी बात है कि वर्ल्ड का 25% वेज ऑयल बायोडीजल में जाता है। तो जो भी कंट्री ज्यादा वेज ऑयल बनाती है वो सब अपना बायोडीजल का मैंडेट बढ़ा रही है, और वो ज्यादा में ज्यादा तेल जो है वो बायोडीजल में डालने की कोशिश कर रही है। तो ये तीनों बातें होने से ऐसा सिचुएशन ऐसी बन गई है कि वेज ऑयल की कीमतें जो है, हमने देखा कि वॉर शुरू होने के पहले जो बॉटम था उससे $80-90 बढ़ेगी, और वॉर शुरू होने के बाद में $150 और बढ़ी। तो ये लेवल पे कीमत आ गई है। जैसे आप देखें, सोयाबीन ऑयल की कीमत है मे शिपमेंट की $1330 का, और सनफ्लावर की कीमत है 1430 का, और पाम ऑयल की कीमत है आप समझिए मे शिपमेंट की करीबन $1270 की। तो ये लेवल्स जो अभी बने हैं, इनमें अभी जो हालात हमारे सामने हैं उसको देख के ज्यादा में ज्यादा $30 प्लस और $30 माइनस होने की गुंजाइश है। अब ज्यादा इसमें गुंजाइश नहीं रही है। हाँ, यदि क्रूड
सब सॉर्ट आउट हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मसला, नॉर्मल नेविगेशन शुरू हो जाता है। और क्रूड यदि आप देखें कि जो अभी $90 $95 है, वो कभी $75-80 के बीच में आता है। ऐसा माहौल यदि बनता है तो वेज ऑयल की कीमतें नीचे आएगी। अभी जो लेवल है उससे समझ के चलिए $70-80-90 नीचे आ सकती है। बट सब्जेक्ट टू वो इतना जल्दी हालात दिख नहीं रहे हैं अभी, तो यदि हॉर्मुज का कब सोल्यूशन निकलेगा, कैसे निकलेगा, और उसको नॉर्मलाइज होने में भी 2 महीने लग जाएंगे। तो ये बात है। और इतने सारे वेसल वहाँ 2,000 वेसल अटके हुए हैं। बहुत सारे वेसल जो पेट्रोलियम लिक्विड बल्क के होते हैं वो पेट्रोलियम और वेज ऑयल में यूज होते हैं। तो वेज ऑयल में वेसलों की कमी हो गई। अभी अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका से हमारा तेल आता है, रशिया यूक्रेन से तेल आता है, तो वहाँ से वेसल जो आते थे जो $70 के फ्रेट में आते थे वो $140 का फ्रेट होता है। तो वो सब दिक्कतें भी है साथ में। तो आई थिंक सो, मतलब नॉर्मली आप जो रेट अभी चल रहे हैं उससे $30 प्लस माइनस का रेंज है मेजरली। बट यदि क्रूड नीचे आएगा $75-80 के लेवल में, यदि क्रूड आया तो फिर वेज ऑयल की कीमतें जो है अभी जो कीमत है उससे $80-100 नीचे आ सकती है। बट ये बड़ा इफ है। और अल्नीनो का माहौल में आप देख रहे हैं अभी कितने दिनों से IMD ने भी प्रिकॉशन दे दिया है। पहले तो स्काईमेट ने 94 बोला तो लोग कह रहे थे स्काईमेट एग्जीगरेट कर रहा है, लेकिन IMD ने 92% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज दिया विद +-5%। इसका मतलब बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो ये चीज को लेके, लेकिन दिक्कत में ये होता है ड्राउट सिचुएशन में या लेस रेन सिचुएशन में, दोनों बातें होती है। एक तो लेस रेन सिचुएशन में प्रोडक्शन कम होगा ऑयल सीड का, दूसरी बात है कि लेस रेन सिचुएशन में थोड़ा कंजम्पशन में भी असर पड़ता है, तो वो भी बात है। बट एनीवे आई थिंक सो हमें जागरूक रहने की जरूरत है और कंज्यूमर को तेल की कहीं दिक्कत ना हो, तेल सब जगह पे मिलता रहे, तो उसके लिए इंपोर्ट सिस्टम बहुत रोबस्ट है। तेल के दाम थोड़े महंगे हैं, लेकिन तेल की अवेलेबिलिटी में और तेल की सप्लाई में कहीं देश में कमी नहीं है। वो नहीं रहेगी क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई वेज ऑयल नहीं आता है। वेज ऑयल जो भी आता है वो रेड सी, ब्लैक सी से और वहाँ से केप ऑफ गुड होप, साउथ ऑफ अफ्रीका के उस एरिया से आता है। तो मैं ये आपको एश्योर कर सकता हूँ आपके माध्यम से कि इंडिया के कंज्यूमर को अभी आने वाले महीनों में और फेस्टिवल सीजन दिवाली में इधर में तेल की कहीं कमी नहीं रहेगी। तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा। कीमतें डेफिनेटली हमारे हाथ में नहीं है, वो इंटरनेशनल मार्केट का रिफ्लेक्शन है। दैट्स एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल संदीप जी। क्या काफी सारे रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि अगर हम फूड इन्फ्लेशन देखें, और ये FOA का भी डेटा है कि पिछले 2 साल में लगातार अगर कोई एक कमोडिटी के प्राइसेस लगातार ग्रेजुअली ही सही बढ़े हैं तो वो सिर्फ एडिबल ऑयल प्राइसेस हैं। जिस तरह की ग्रोथ हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, जैसे आपने कहा, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स है, बायोफ्यूल है, वेदर है, फर्टिलाइजर है, काफ़ी सारे यहाँ पर मसले हैं, लेकिन जहाँ पर अब हम खड़े हैं आप कहेंगे हायर हाइज ही यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह से पाम तेल यहाँ पर अब बायोफ्यूल में जाने लगा है, क्या उसका इम्पैक्ट, एक स्पिल ओवर इफेक्ट हम यहाँ पर बाकी खाने के तेलों में बनता हुआ देखेंगे? देखिए मनीषा जी, ये जो फूड वर्सेस फ्यूल कंट्रोवर्सी है बहुत बड़ी है। और पहले तो सब गवर्नमेंट्स और सब लोग कह रहे थे कि भाई फूड में जाना चाहिए, जो भी खाने पीने की चीज़ें है, फ्यूल के लिए यूज नहीं होना चाहिए। दिस इज इनजस्टिस टू द लार्जर पॉपुलेशन, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज। बट आप देख रहे हैं अभी वर्ल्ड में ये बड़ा फैशन हो गया है और फ्यूल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगा। अब इंडिया में भी देखिए ना, हम तो बायोडीजल में इतने एक्टिव नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, लेकिन हम एथेनॉल में इतने एक्टिव हो गए हैं। शुगर में हम 20 से 30 जा रहे हैं, फिर हम तो कुछ आगे जाके 10 सालों में 80 की भी बात कर रहे हैं। कॉर्न से एथेनॉल बन रहा है, शुगर से बन रहा है, ग्रेन से बन रहा है। और उसी तरह से सब कंट्री जो है वो यही कह रही है कि जो भी उनके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उससे वो ज्यादा में ज्यादा बायोफ्यूल बनाए। तो ये तो फूड की शॉर्टेज तो और फूड की कीमतों के लिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर बना रहना इस कारणों से हो गया है। इसको कोई कुछ नहीं कर सकता अनलेस अनटिल हमारा फूड का प्रोडक्शन ही और बहुत सॉलिडली बढ़ जाए तो ठीक है, जिसकी कोई गुंजाइश जिसकी गुंजाइश संदीप जी लगती नहीं है जिस तरह से। तो नहीं है मनीषा जी, अभी तो गुंजाइश नहीं है, अभी तो फूड की वो गुंजाइश नहीं है। तो ठीक है, वेज ऑयल की कीमतें अभी आपको लग रही है, लेकिन आप हिस्टोरिकल देखें 10-20 साल के चार्ट के हिसाब से देखें तो वेज ऑयल में इन्फ्लेशन ने खास कोई रोल नहीं प्ले किया। वो हिसाब से आप देख रहे हैं आगे जाकर अगर इंडियन डिमांड की यहाँ पर बात की जाए तो वो किस तरह से बढ़ते हुए देखते हैं? मुझे अपनी आपसे और मेरी जितनी पहले बातें हुई हैं, आपने ये लगातार कहा है कि बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ पर इंडियन कंजम्पशन में यहाँ पर बनते हुए नजर नहीं आ रही है, एक प्लेटूड है। एज ऑफ नाउ किस तरह की ग्रोथ है और क्या वो एक एडिशनल फैक्टर है? नहीं, वो आपने सही कहा। हम देख रहे थे पिछले अपने लोग कितनी बार डिस्कस किए हैं कि भाई शुगर में, ऑयल में, ये सब कमोडिटी में हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन ग्रोथ एकदम म्यूटेड हो गई है। वो बात अपनी जगह सही, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कैंपेन किया है कि कम ऑयल यूज करो, कम शुगर यूज करो, उसका भी थोड़ा कुछ असर पड़ रहा है।
और तीसरी, जब कमोडिटी की महंगी हो जाती है तो ऐसे भी कंज्यूमर थोड़ा महंगी चीज को कम खरीदता है। ये बातें हैं, तो हेल्थ इशू है, प्राइस इशू है, ये सब चीजें हैं, तो इसलिए कंजम्पशन म्यूटेड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड लेकिन हाउएवर पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, तो ये थोड़ा कंजम्पशन तो बढ़ना है, उसमें कोई सवाल नहीं। लेकिन जितनी स्पीड से कंजम्पशन पहले बढ़ता था, अब वो स्पीड हमें नहीं दिख रही है पिछले दो सालों में पर्टिकुलरली। और अभी तो इन दिनों में तो अभी गैस की शॉर्टेज होने के कारण में होरेका सेगमेंट में अब गैस अवेलेबल ना होने से सबके मेनू ट्रिम डाउन हो गए हैं, आइटम्स वही हो रही है जिसमें प्राइस कम होए। तेल का कंजम्पशन वैसे ही कम हो गया है। जो महीने का हम 22 लाख 22.5 लाख टन तेल यूज करते हैं इंडिया में कंजम्पशन में, वो 2 लाख टन कम हो गया है, 20.5 हो गया है, बिकॉज गैस अवेलेबल नहीं है। और होटल हलवाई में होरेका सेगमेंट में ऑयल की जो थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। तो यानी कि पिछले 2 सालों में लगातार कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, और 2 महीनों में तो हमने थोड़ा सा और भी हिट यहाँ पर आता हुआ देखा है। लेकिन जैसे संदीप जी हमें बता रहे हैं कि ग्रेजुअल थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पर खाने के तेलों में शायद बरकरार रह सकता है ग्लोबल क्यूज की वजह से। बहुत शुक्रिया संदीप जी साथ जुड़ने के लिए। वेल, इसके साथ इसी कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।